तो आज से हम अपने वीडियो में करने जा रहे हैं मॉडल सेट 1 के लघु तड़ीय प्रश्नों को करेंगे। लघु तड़ीय प्रश्न यानी कि जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आते हैं, और ये मॉडल सेट आने वाले एग्जाम 2025 के 10वीं के मद्देनजर बनाया गया है। इसमें हमारा पहला सवाल है लघु तड़ीय प्रश्न में कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम करते क्या थे, हल देखते हैं इसका। सबसे पहले तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, यानी कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जब इसे हमने परिमेय माना तब ये P/Q के रूप का होगा, यानी कि √5 बराबर P/Q, जहाँ Q0 = 0 होना चाहिए और P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक वैसे पूर्णांक को कहते हैं जिनका HCF बनाता है, यानी उनके बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब दोनों किसी एक ही टेबल से नहीं कटने वाले होंगे, इन दोनों का HCF 1 होगा। तो चलिए इन दोनों में हम Q को ≠ 0 बोले और P तथा Q सहअभाज्य पूर्णांक है। अब यहाँ से हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने पर हमारा आ जाएगा P बराबर √5Q। अब हम यहाँ दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। तो दोनों ओर वर्ग करने पर, तो जैसे ही हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो इस साइड हमारा आ जाएगा P² और इस साइड हमारा √5Q का स्क्वायर, यानी कि P² बराबर 5Q² है ना। √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, Q का Q²। अब ये P² बराबर 5 × Q² लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 5 जो है इस P² को विभाजित कर रहा है। जैसे कि हम इस प्रकार भी देखे थे कि अगर 200 बराबर 2 × 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 200 जो है इसको ये 2 विभाजित कर रहा है ना। इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ P² बराबर लिखा हुआ है 5Q², यानी कि ये 5 जो है P² को विभाजित करता है। अब 5 P² को विभाजित करता है तो ये 5 P को भी विभाजित करेगा। अगर कोई संख्या किसी के स्क्वायर को विभाजित करती है तो संख्या को भी विभाजित करेगी, यानी कि ये 5 P को विभाजित करता है, विभाजित करेगा, है ना, विभाजित करेगा। अब हमने माना क्या, ये 5 P को विभाजित कर रहा है, यानी हम P बराबर 5K मान सकते हैं। P बराबर 5K माना और इस 5K को हम यहाँ पुट कर देंगे P² बराबर 5Q² के जगह पर। चलिए जरा ध्यान से देखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा P के जगह पर हम 5K डालेंगे, यानी कि 5K का स्क्वायर बराबर हमारा 5Q²। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि 5 का स्क्वायर 25 और K का K² बराबर 5Q²। इस 5 से इस 25 को काट देते हैं 5 बार में, और इस बात को हम लिख सकते हैं Q² बराबर 5K²। अब बिल्कुल यहीं के जैसा जैसे यहाँ आ गया था P² बराबर 5Q², यानी कि 5 जो है P² को विभाजित कर रहा है, बिल्कुल उसी प्रकार Q² बराबर 5K² आ गया, यानी कि ये 5 जो है ये Q² को विभाजित करता है। अब 5 जो है वो P² को विभाजित करता है, तो ये 5 Q को भी विभाजित करेगा, Q² को माफ कीजिएगा। तो ये 5 जो है ये Q को भी विभाजित करेगा। अब हमने क्या देखा, हमने तो यह देखा कि ये 5 जो है ये P को भी विभाजित कर रहा है और Q को भी विभाजित कर रहा है ना। हम यहाँ देख रहे हैं 5 P को भी विभाजित कर रहा है और 5 Q को भी विभाजित कर रहा है, यानी इन दोनों का P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 प्राप्त हो रहा है हमें। लेकिन हमने तो यहाँ कहा ये दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं। चलिए पहले इस बात को लिख लेते हैं। हमें यहाँ P तथा Q के अभाज्य गुणनखंड में, या P तथा Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। यहाँ P तथा Q के उभयनिष्ठ, यानी जो दोनों में है उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में 5 प्राप्त हो रहा है। अब ये तो हमारे मान्यता के ठीक उल्टा आ गया। हम तो माने थे कि P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है,
यानी सभाज्य यानी ये दोनों किसी एक टेबल से नहीं कटने वाले, लेकिन जब हम यहाँ इसको सॉल्व किए तो p तथा q के उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में हमें 5 प्राप्त हो रहा है, यानी अतः हमारी मान्यता गलत है, यानी हमने जो माना वो गलत है, अतः हमारी मान्यता यानी हमने जो मान लिया था वो गलत है। अब हमारी मान्यता गलत हो गई, यानी कि यह परिमेय नहीं है, तो परिमेय नहीं है तो क्या है, यह परिमेय नहीं है तो अपरिमेय, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमने इसे सिद्ध कर लिया। आते हैं हम अपने दूसरे सवाल में। तो हमारा दूसरों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी, जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। चलिए बनाते हैं, इसको हल करते हैं। तो हमने ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ट्रिक बताया था एक्सरसाइज 1.1 में कि यानी हमें जो बर्तन चाहिए उसकी माप बिल्कुल इन दोनों से कम ही होगी, है ना। तो जहां कम हमें चाहिए वहां हम निकालते हैं HCF, यानी हम यहां निकालेंगे 504 लीटर तथा 735 लीटर का HCF। चलिए जरा HCF निकालने के लिए यहां हम भाग करते हैं, यहां चरण वाइज लिख देंगे इसको। तो 504 से भाग कर देंगे 735 में, तो एक बार में लगाया तो 504, 5 में 4 गया 1, 3 में 0 गया 3 और 7 में 5 गया तो 2, यानी ये हमारा प्रथम चरण बना। यानी कि हमारा प्रथम चरण 735 बराबर 504 गुने 1 प्लस, उल्टा लिख दिए यहाँ 504 गुना 1 और प्लस 231। अब इस 231 से भाग कर देंगे 504 में, 2 बार में लगाया तो लग गया 462, 4 में 2 गया 2, 10 में से 6 घटाया 4, 42 बच गया। ये हमारा द्वितीय चरण बनेगा, यानी कि द्वितीय चरण 504 बराबर 231 गुना 2 और प्लस 42। चलिए तीसरे चरण में आते हैं, तो 5 बार में लगा देंगे, 42 से 5 बार में लगा 210, 1 और यहां बचा 2, ये हमारा तृतीय चरण। तृतीय चरण में 231 बराबर 42 गुने 5 प्लस 21। अब हम अपने अगले चरण में आएंगे और 21 से ये 42 2 बार में कट जाएगा, काम यही हमारा खत्म हो गया। यानी हमारा चतुर्थ चरण, चौथा चरण जो है, चौथे चरण में 42 बराबर 21 गुना 2 प्लस 0। अब जिस स्टेज में हमारा 0 शेषफल आ जाता है वहां का भाजक यानी b का मान हमारा HCF होता है। यानी कि हमारा HCF किसका किसका भाई, तो 504 और 735 का आ गया है 21, यानी उस पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी, इसलिए पात्र की महत्तम धारिता होगी 21 लीटर। ये हमारा आंसर। आते हैं हम अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में। हमारा तीसरा सवाल है द्विघात बहुपद ज्ञात करें। जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 हैं।
चलिए जरा हल करते हैं इसे। क्या दिया है हमें? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग। शून्यकों का योग कहे तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया हमें -3 और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया हमें 2। हमें याद करना होगा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हमने पढ़ा था k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह रख दिया -3 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह रख दिया 2। k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस हो गया प्लस 3x और प्लस 2। अब नीचे में कुछ नहीं है इसलिए k का मान हमारा हो गया 1। ठीक है, अब k का मान 1 हो गया इसलिए हमारा द्विघात बहुपद 1 तो आईना है। आईना कहता है जैसे हो वैसे ही दिखेंगे, तो 1 से गुना होकर के ये बन गया हमारा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हमारा आंसर। आते हैं हम अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है प्रतिस्थापन विधि से। अब यहां नाम लिखा गया प्रतिस्थापन विधि, तो इसे हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। तो कहा है प्रतिस्थापन विधि से निम्नलिखित समीकरण युग्म का हल करें। समीकरण युग्म हमें दिए गए हैं 7x माइनस 15y बराबर में 2। ये है हमारा समीकरण 1 और हमारा दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 3। तो प्रतिस्थापन विधि कहता है दोनों में से किसी एक समीकरण से हम x या y का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए हम आ जाते हैं समीकरण 2 से ही। तो समीकरण 2 से तो हमारा दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 3। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे 3 माइनस 2y। ये हमारा बन गया है समीकरण 3। अब चूंकि इसे हम समीकरण 2 से निकाल ले हैं तो इसे 2 में नहीं रख सकते, इसे कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा समीकरण 1 है 7x माइनस 15y बराबर 2, यानी कि 7 इंटू एक्स की जगह हमने रख दिया 3 माइनस 2y माइनस 15y बराबर में 2। चलिए 7 को 3 से गुना किया तो 21, 7 को माइनस 2 से गुना किया माइनस 14y माइनस 15y बराबर में 2। अब ये प्लस का 21 इधर आएगा तो माइनस 21 बन जाएगा और माइनस 14y और माइनस 15y मिलकर के हो गए माइनस 29y और ये 2 और ये प्लस 21 इधर आया तो माइनस 21 बन गया, यानी कि माइनस 29y बराबर 2 में से 21 को घटाया तो माइनस 19, माइनस से माइनस को काट दिया तो यहाँ से हमें y का मान मिला। y का मान मिला हमें 19/29। अब y का मान हमारे पास 19/29 आ गया है तो इस y के मान को समीकरण 3 में रख लेंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमारा समीकरण 3 है x बराबर 3 माइनस 2y, यानी कि 3 माइनस 2 इंटू वाई के जगह 19/29। चलिए जरा इस 3 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं और माइनस 2 से 29 को गुना किया तो 38/19 में 2 से गुना किया तो 38 और नीचे 29 और 1 का एलसीएम निकाला तो 29 निकल गया। 1 से 29 बार में 29 को 3 से गुना किया 87 और माइनस 38 घटाया तो ये आ गया 49/29, यानी कि हमारा x का मान आ गया है 49/29। इस प्रकार हमने x बराबर 49/29 और y बराबर 19/29 प्राप्त किया। आते हैं हम अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में। तो हमारा 5वां सवाल है 2x प्लस 3y बराबर 11 एवं 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करें और m का मान ज्ञात कीजिए। जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। चलिए जरा हल करते हैं इसे।
तो हमें सबसे पहले हल करना है इन दोनों समीकरणों को। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को ही लिख लेते हैं। तो हमारा पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11, ये हमारा पहला समीकरण है। और दूसरा है हमारा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, ये हमारा दूसरा समीकरण। अब हमें यहाँ किसी विधि का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो इसे हम विलोपन विधि से बनाएंगे। और विलोपन विधि से बनाने के लिए हमें बराबर देखना होता है, ये दोनों बराबर है, इन दोनों के साइन भी सेम है, तो समीकरणों को केवल घटा देंगे। यानी कि समीकरण 1 माइनस हम कर रहे हैं समीकरण 2। चलिए जरा घटाते हैं। तो हमारा पहला समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 और दूसरा 2x माइनस 4y बराबर में -24। घटाने में साइन होता है चेंज, तो ये प्लस बन गया माइनस और ये माइनस बन गया प्लस और ये भी माइनस बन गया प्लस। अब ये प्लस का 2x माइनस का 2x खत्म, 3y और 4y ये दोनों मिलकर के हो गए 7y और 24 और 11, क्योंकि ये भी प्लस हो गया अब, तो 24 और 11 जोड़ेंगे तो ये आ गया 35। 7 से 35 को काट दिया 5 बार में, यानी कि यहाँ हमें y बराबर 5 मिल गया। अब y बराबर 5 मिल गया तो इसे समीकरण 1 में रख लेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर में 11, यानी कि 2x प्लस 3 इंटू वाई के जगह 5 बराबर में 11 गुना कर दिया जाए तो ये आ जाएगा हमारा 2x प्लस में 15 बराबर 11। अब प्लस 15 को इस साइड भेज देंगे तो 2x बराबर 11 माइनस 15, यानी कि 2x का मान आ गया -4 के बराबर। और इस 2 से 4 को काट दिया 2 बार में, तो x का मान आ गया हमारे पास -2। तो इस प्रकार हमने x का मान लाया है -2 और y का मान लाया है 5। x और y का मान तो हमने ज्ञात कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना था, m का मान ज्ञात करना था। m का मान निकालना है, जिसके लिए हमें दिया क्या गया है, y बराबर mx प्लस c दिया, mx प्लस 3 दिया गया है। चलिए जरा y के जगह y का मान रख देंगे 5, m इंटू एक्स के जगह हमारा -2 और प्लस 3। अब ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा, यानी 5 माइनस 3 बराबर -2m। 5 में से 3 को घटा दिया, 2 बराबर -2m, 2 से 2 को काट दिया, यहाँ से हमें मिला 1 बराबर -m, यानी इसे हम लिख सकते हैं m बराबर -1। ये हमारा आंसर। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, √13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 5 को हल करें। हल करने का मतलब x का मान निकालना है हमें यहाँ। चलिए जरा तो हल देखते हैं इसका। हमें दिया है √13 माइनस एक्स बराबर x प्लस 5। अब इस रूट को हम इधर भेज देंगे, तो रूट को इधर भेजेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, यानी 13 माइनस एक्स बराबर आ गया हमारा x प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि 13 माइनस एक्स। अब इसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, यानी कि a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें मिल रहा है 13 माइनस एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 को 2 से गुना किया तो 10x और 5 का स्क्वायर यानी कि 25। सभी को एक साइड ले आएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। अब ये प्लस 13 को इधर भेज रहे हैं तो -13 और -x को भी इधर भेज रहे हैं तो प्लस x बराबर हमारा 0। चलिए जरा इसे हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस में है 10x और एक x प्लस में आ गया, यानी कि प्लस 11x और ये 25 में से 13 को घटा देंगे तो 12 बचेगा बराबर 0। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये है ना, ये एक्स स्क्वायर है हमारा, तो ये भी इस साइड आया तो एक्स स्क्वायर ही बनेगा। तो इसे यहाँ देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिले हैं एक जैसे, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर के हो जाएंगे 2x स्क्वायर। एक्स वाला हमारा एक ही टर्म है प्लस 10x और 25 में से 13 को घटा दिया तो प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हमें यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 सबसे पहले हम कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर में 0। अब ये 2 गुना में है तो डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आकर के ये 0 ही बन जाएगा, यानी कि हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा a का मान 1, b का मान 5 और c का मान है 6। गुणनखंड ही कर लेते हैं, a गुना c करते हैं ना हम लोग ऐसे गुणनखंड करने के लिए, यानी 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा और 6 को तोड़ के हमको 5 लाना है तो 2 गुना 3, जोड़ने पर 2 और 3 5 आ जाते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब इन दोनों में कॉमन लेने की बारी, तो इन दोनों में हमें कॉमन के रूप में x मिल रहा है, तो जब इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया
तो यहाँ बच गया x और यहाँ से बचा हमारा 2। इन दोनों में हमारा 3 कॉमन है, इन दोनों की बात अगर कर रहे हैं तो इन दोनों में 3 कॉमन है हमारा, तो जब यहाँ से 3 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा x और 3 के टेबल में 6 2 बार में, डब्बा सेम टू सेम यानी यहाँ तक जो हम पहुँचे हैं वैसा ही बनाए हैं, इक्वल टू 0। तो एक बार हमारा डब्बा यानी कि x + 2 और एक बार x + 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये 2 भाग में बटेगा, एक भाग x + 2 बराबर 0 और दूसरा भाग हमारा x + 3 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकल गया हमारा -2 और यहाँ से x का मान निकल गया -3। एक मान को हम अल्फा कह देंगे यानी अल्फा का मान -2 और बीटा का मान हो गया -3। ये हमारा आंसर। आते हैं हम अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में। हमारा अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है। अब ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में, हल करते हैं। तो AP हमारा दिया गया है यानी कि A का मान हमारा पहला टर्म यानी कि 3, D सारवंतर निकाल लेंगे। सारवंतर निकालने के लिए बाद वाले पद में से पहले को माइनस करते हैं यानी A2 - A1 यानी कि 8 - 3। अब यहाँ पर हमें पूछा है कौन सा पद 78 है, हमें 78वां पद नहीं पूछा। अगर लास्ट में वहां पद लिखा होता है तो n का वैल्यू होता है और यहाँ 78 है केवल यानी ये an का वैल्यू है हमारा, यानी हमारा an का मान है 78। अब an का फॉर्मूला लगा देंगे, a + n - 1 × d बराबर 78 यानी a की जगह 3 + n - 1 इंटू यहाँ 8 में से 3 घटाए तो 5 नहीं लिखा था, d के जगह 5 बराबर 78। अब ये प्लस का 3 इधर जाकर के घट जाएगा यानी कि n - 1 × 5 बराबर 78 - 3 यानी कि n - 1 × 5 बराबर 78 में से 3 घटा दिया 75 और 5 से 75 को काट दिया 15 बार में यानी n - 1 बराबर आया है 15। तो यहाँ से n का मान आ जाएगा 15 + 1 यानी n का मान आ गया 16 यानी कि जो हमारा 78 है वो कैवा पद होगा, 16वां पद होगा इस AP का। आते हैं हम अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में। कह रहा है एक AP में A बराबर 5, D बराबर 3 और AN बराबर 50 है। तो N और SN ज्ञात करें। चलिए जरा हल करते हैं इसे। दिया क्या गया है हमें A बराबर दिया गया है, A बराबर दिया गया है 5, D बराबर दिया गया है 3 और AN बराबर दिया गया है 50। तो चलिए सबसे पहले हम N का मान निकालने के लिए AN का फॉर्मूला लगा देंगे यानी A + n - 1 × D बराबर 50। तो A की जगह हमारा 5 + n - 1 × D की जगह 3 बराबर में 50। तो प्लस का 5 इधर जाकर के माइनस बन जाएगा यानी n - 1 × 3 बराबर 50 - 5 यानी n - 1 × 3। 50 में से 5 को घटा दिया तो 45 और 3 से इस 45 को काट देंगे 15 बार में यानी n - 1 बराबर हमारा आ रहा है 15 यानी यहाँ से n का मान निकालेंगे तो 15 + 1 यानी n का मान आ गया 16 यानी टोटल कितने पद हैं इसमें 16वां पद होगा ये 50 कैवा पद है 16वां पद यानी पदों की संख्या यहाँ हमारा n बराबर कितना 16। हमसे पूछे कितने पद, n का मान 16, कैवा पद नहीं पूछा हमसे, केवल पूछा कितने पद। तो n का मान आ गया 16 और हमें क्या निकालना है SN निकालना है। तो SN का फॉर्मूला लगा देंगे n/2। अब चूंकि AN हमें मालूम है तो A + AN यानी कि n का मान अभी हमने निकाला, n का मान 16 यानी SN बराबर आ गया हमारा 16/2 इंटू A की जगह पर है हमारा 5 और AN की जगह पर में है 50। 2 से 16 को काट दिया 8 बार में यानी कि 8 × 55 और जब 55 को 8 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 440 यानी n बराबर 16 और SN बराबर 440 हमारा हो गया आंसर। आते हैं हम अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में। 9वां सवाल है हमारा ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा A सेंटीमीटर हो
तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का शीर्षलंब शीर्षलंब को ऊंचाई भी कहते हैं। त्रिभुज का शीर्षलंब बराबर √3/2 a सेंटीमीटर होगा। चलिए जरा सिद्ध करते हैं इसे। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो हम भी क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर, यानी यदि हमारा इस त्रिभुज का नाम ABC दिया गया और प्रत्येक भुजा कितना है, a सेंटीमीटर है, ये भी a सेंटीमीटर है और ये भी हमारा a सेंटीमीटर है। चलिए तो हल में हम लिखते हैं त्रिभुज ABC एक, अच्छा हमें विशेष प्रतिज्ञा लिखना होगा जो दिया है। सबसे पहले दिया है लिखते हैं, दिया है में लिखेंगे ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा बराबर a सेंटीमीटर है। चलिए इसके बाद हम लिखते हैं अगले स्टेप में जो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज का शीर्षलंब, यानी कि त्रिभुज की ऊंचाई भी हम कह सकते हैं, शीर्षलंब को ऊंचाई जिसको कि हम h लिखते हैं, बराबर √3/2 a सेंटीमीटर। अब हमें यहां रचना करना होगा। रचना में हम क्या करते हैं, इस शीर्ष a से एक लंब समद्विभाजक खींचते हैं। लंब समद्विभाजक कहने का मतलब यहां 90 डिग्री भी बनाएगा और इन दोनों भुजाओं को आधे आधे में बांटेगा। चलिए जरा इस बात को पहले लिख लेते हैं। a से AD लंब BC खींचा जो भुजा BC को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है का मतलब दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि यहां से हमारा BD और DC इक्वल होंगे। अब चूंकि ये दोनों का मान, पूरे का मान a था, तो आधा आधा दोनों a/2 ये भी बनेगा और a/2 हमारा ये भी बनेगा, यानी BD बराबर DC बराबर a/2। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने प्रमाण में। प्रमाण में अगर बात करें तो जैसे ही हमने 90 डिग्री खींचा तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। इसी समकोण त्रिभुज में हम चले आते हैं। इस समकोण त्रिभुज का नाम ले लेते हैं हम ABD। चलिए आ जाते हैं त्रिभुज ABD में। इस त्रिभुज ABD में हमारे पास एंगल D बराबर 90 डिग्री है। तो हमें मालूम है समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कि हाइपोटेनस कर्ण H बराबर हमारा a सेंटीमीटर, ये वाला हमारा लंब और ये हमारा आधार, यानी कि B का मान हमारे पास है a/2 सेंटीमीटर। हमें निकालना है P का मान। इस P का मान जो कि इस त्रिभुज की ऊंचाई है ना, तो P का मान निकालने के लिए हम प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमने पढ़ा है H बराबर, ये P बराबर, P का अगर मान निकालना चाहे तो P बराबर √h² माइनस b का स्क्वायर, यानी कि √h के जगह हमारा a, यानी कि a का स्क्वायर और माइनस b के जगह a/2 का स्क्वायर, जो भी आएगा सेंटीमीटर में। चलिए √a का स्क्वायर a स्क्वायर, इसके नीचे 1 हम लिख सकते हैं, माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 और 1 का LCM 4 आ जाएगा। 1 से 4 बार में 4 को 3 से गुना किया 3a स्क्वायर, 4 से 4 एक बार में 1 को a स्क्वायर से गुना किया a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, 4a स्क्वायर था यहाँ ना, 4a स्क्वायर लिखना था। 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर घट गया, यानी कि रूट के अंदर 3a स्क्वायर बाई 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 3 का तो कुछ नहीं निकलेगा, रूट ही रह जाएगा, 4 का निकल जाएगा 2 और a का a निकल गया। अब ये हमने किसका निकाला, P का निकाला, और P क्या है, इस त्रिभुज की ऊंचाई है, यानी कि समबाहु त्रिभुज ABC का शीर्षलंब या ऊंचाई जो हम कहें, जिसको कोई हम जिसे हमने ये इस वाले फोटो में AD लिखा है, AD का मान आ गया √3/2 a सेंटीमीटर, और इस बात को हमने प्रूफ किया है, इसलिए यहां लिख देंगे प्रूफ। आते हम अपने अगले सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में। हमारा 10वां सवाल है त्रिभुज ABC में
पी क्यू पैरेलल बी सी है, पैरेलल यानी कि समांतर, तो x का मान निकालें। फोटोज हमें पिक्चर हमें दिया गया है, आकृति कुछ इस प्रकार का है। यहां लिखा है ए बी सी और पी क्यू इसके समांतर है, यहां है P और यहां है Q, और हमें मान दिए गए इस वाले भुजा का 8, इस वाले का 4, इस वाले का 3x और इस वाले का x+2। हमें कहा गया है x का मान निकालने के लिए। चलिए तो जरा इसका हल देखते हैं हम लोग। तो हल करने के लिए हमें सबसे पहले तो दिया गया है कि ये PQ जो है ये BC के समांतर है। हमने आपको बताया था जैसा ही समांतर नजर आया हम सबसे पहले लगाते हैं थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, अगर कोई त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर हम कोई रेखा खींचे तो ये बाकी दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगा। यानी कि थेल्स प्रमेय के अनुसार हमारा आ रहा है AP बटा में PB बराबर AQ बटा में QC। चलिए जरा मान रखते हैं। तो AP के जगह रखा 8, PB के रखा 4, AQ के जगह 3x और QC के जगह x+2। चलिए जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया जाए। तो 3 से 4 में गुना किया तो 12x, 8 में x से गुना किया 8x और 8 में 2 से गुना किया तो 16। चलिए x वाले को एक साइड कर लेते हैं, यानी कि 12x प्लस का 8x इधर आया माइनस का 8x बराबर 16। 12 में से 8 घटा दिया यानी 4x बराबर 16। 4 से 16 को काट दिया हमने 4 बार में, यानी कि x का मान आ गया हमारा 4, इस क्वेश्चन का आंसर। आते हैं अपने अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 में। तो हमारा 11वां सवाल है, यदि बिंदु थ्री के तथा K5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां समान हो तो K का मान ज्ञात करें। चलिए जरा ध्यान से देखेंगे क्या बोला है हमें इस क्वेश्चन में कि दो बिंदु दिया है 3 के, तो दो बिंदु हमें दिए गए हैं 3K और K और 5, और इन दोनों बिंदु का जो दूरी है वो 0 और 2 की दूरी से समान है। चलिए तो हमें यहाँ पर मान लेते हैं एक बिंदु है हमारा O, एक है हमारा A और एक है हमारा B। इस O बिंदु का नाम हम रख देते हैं 0 और 2, इस A बिंदु का नाम हमारा 3 और K, इस B बिंदु का नाम हमारा K और 5। हमें क्या कहा गया है कि इस बिंदु O की इन दोनों बिंदुओं से दूरी समान है, यानी कि AO बराबर BO कहा गया हमें। चलिए जरा तो मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं हमारा x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2 और इसको मान लेते हैं चलिए x3 y3। दूरी सूत्र निकालने के लिए हम दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि दूरी की बात किया गया है, इन दोनों की दूरियां समान है। तो दूरी सूत्र के लिए a और o को देखेंगे तो दूरी सूत्र हमारा कहता है रूट के अंदर x वाले में से x वाले को घटा दीजिए, y वाले में से y वाले को घटा दीजिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ x2 माइनस x1, किसी को भी पहले किसी को भी बाद में यहाँ लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस साइड हमारा BO को देखने के लिए B और O को देखेंगे तो हम किसी में से किसी को घटा सकते हैं, यानी हम यहाँ x3 माइनस x1 का स्क्वायर कर रहे हैं और प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर कर रहे हैं। अब अगर दोनों जगह देखें हम तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएंगे यानी गायब हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए जरा मानों को रख देते हैं। तो x2 का मान हमारा क्या है, x2 का मान है 3, यानी कि 3 माइनस x1 का मान है हमारा 0, यानी कि 0 का स्क्वायर। y2 के जगह हमारा है k और माइनस y1 के जगह पर में 2 का होल स्क्वायर, x3 के जगह है हमारा k माइनस x1 के जगह 0 का स्क्वायर प्लस y3 के जगह हमारा 5 और माइनस y1 के जगह हमारा 2
का स्क्वायर। चलिए जरा इसे हल करते हैं। तो 3 माइनस 0 यानी कि 3 का स्क्वायर। अब यहाँ तोड़ लेते हैं इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। यहाँ देखते हैं k में से 0 घटाया तो k, और k का स्क्वायर यहाँ हमारा बन जाएगा k का स्क्वायर, और ये 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर। चलिए जरा गौर से देखते हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4k और प्लस 4 बराबर k का स्क्वायर k स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9। जो जो कट रहा है काट देते हैं। 9 से 9 को काट दिया, k स्क्वायर से k स्क्वायर को काट दिया, तो यहाँ हमारे पास आ गया है माइनस 4k प्लस 4, यानी कि माइनस 4k, और इस प्लस 4 को इस साइड भेज दिया तो ये भी बन गया माइनस 4। माइनस से माइनस को काट दिया, 4 से 4 को काटा एक बार में, यानी कि k का मान आ गया 1। ये हमारा आंसर। तो अपने इस वीडियो में हम यहीं तक करने वाले हैं। अपने आने वाले वीडियो, दूसरे वीडियो में हम इसका पार्ट 2 करेंगे, जिसमें लघुतरीय प्रश्नों को और अधिक लघुतरीय प्रश्नों को हम हल करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।